की, इसे हम प्रारंभ करते हैं, हल्का सा रिवीजन में लेंगे और इसको रिवाइज करते जाएंगे। सारे जो उपयोगी सूत्र है उनको देखेंगे, नियम देखेंगे। कूलम का पहला नियम बात करेंगे, दो बिंदु आवेश है, ये हवा या निर्वात में अगर r की दूरी पे स्थित है, ठीक है, तो इनके मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है वो दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके मध्य की जो दूरी r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। तो अगर हम सूत्र पे जाएं तो अगर बात करें हवा या निर्वात का, तो ये सूत्र होता है जहां पे हम बात कर सकते हैं कि अगर हवा में है तो ये 1/4 पाई के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम के लिखते हैं, और Q1 Q2 जो बिंदु आवेश का परिमाण है वो परिमाण लगा रखा है हमने, और अपान r स्क्वायर। अगर इसे किसी और माध्यम में ले जाएंगे, मान लीजिए पानी में डाल दिए, परावैद्युतांक दिया होगा, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसे, ये या इसको बोलते हैं हम लोग आपेक्षिक वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, ये इसके हम बात कर लें अगर अनुपात को तो ये होता है। तो किसी माध्यम में चले जाएं, किसी और माध्यम में, तो जो भी एयर में वैद्युत बल आपस में लग रहा होगा ये नेट बल है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक जो भी होगा एप्सिलॉन और आप लिखिए, इससे कम हो जाएगा। और ये सबसे इसकी जो न्यूनतम वैल्यू होती है 1 होती है एग्जैक्ट, ये होती है निर्वात के लिए। और बाकी अगर ये कोई कंडक्टर है, मेटल है, ठीक है, तो धातु है अगर बात करें तो उसके लिए होता है इनफाइनाइट भाई, वो रख देंगे। ये है कुल बल, नेट बल के बारे में बात हो रही है। और इसमें अगर ये बात कहें कि दोनों बिंदु आवेशों के बीच में एक आवेश दूसरे पे जो आवेश पे बल लगा रहा होगा वो माध्यम से बिल्कुल ये स्वतंत्र है, इस माध्यम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सिर्फ Q1 सिर्फ Q2 पे जो लगा रहा होगा, या सिर्फ Q2 जो सिर्फ Q1 पे लगा रहा होगा, केवल उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब क्या अगर ये चाहते हो कि जो वायु में बल लग रहा है वही माध्यम में लग जाए, ठीक है, तो वो दूरी क्या करना पड़ेगा, चूंकि देखिए यहाँ पे कम हो गया है के फैक्टर से, तो इस दूरी को हम क्या करेंगे, इस बल को बढ़ाने के लिए दूरी कम करना पड़ेगा। तो माध्यम में जो दूरी आएगी वो एयर के हिसाब से ऐसे आएगी, ये एयर के लिए लिखा है और ये माध्यम के लिए है, अंडर रूट में आ जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा किसका, के का, यही के है और एप्सिलॉन आर बोल रहे हैं। तो अब इसमें बात करते हैं हम लोग कूलम का जो नियम है, ठीक है, ये एक संरक्षित बल है, मतलब कंजर्वेटिव है, ये किसी भी मतलब इससे इसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो पथ पे निर्भर नहीं करता है। जो प्रारंभिक और जो अंतिम जो आखिरी बिंदु होगा कोई भी, वहां से वहां ले जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह, तो उस पर निर्भर नहीं करेगा। और इसका जो सदिश रूप होता है, वेक्टर का जो फॉर्म है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सदिश लगाने के लिए यहाँ पे एक हम यूनिट वेक्टर, एकल सदिश का प्रयोग करते हैं दिशा दर्शाने के लिए, तो यहाँ पे लगा देंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी आपको सदिश का यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और अगर एक समान रूप का आवेश है दोनों, मतलब कि दोनों या तो धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है, तो इनके मध्य जो बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा, वो सबको पता है कि ये रिपल्सिव होता है। और जैसे आकर्षण होगा, मतलब कि आकर्षण मतलब अट्रैक्शन होगा, और रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण होगा। तो एक रूप का होगा, एक जैसा चिन्ह होगा, तो इनके प्रतिकर्षण लगेगा, इनके बीच में जो बल लगेगा। और अगर विपरीत आवेश होगा, विपरीत प्रकृति का होगा, एक प्लस दूसरा माइनस, एक धनात्मक एक दूसरा ऋणात्मक, कोई भी एक ऋण होगा ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक होगा, तो उसके बीच में आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और ये बल लगता है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है। और एक दूसरे पर जो बल लगता है वो निर्भर नहीं करता है माध्यम पे, हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे वही हम जो बात कर रहे थे अभी जस्ट वही है, वाई में अगर ये बल लगता है और किसी माध्यम में एप्सिलॉन आर से कम हो जाता है, बराबर करना है, तो वाई में जो दूरी होगी माध्यम वाली दूरी के अंडर रूट एप्सिलॉन आर, यानी वही परावैद्युतांक है या अपेक्षिक वैद्युतशीलता है एक माध्यम का निर्वात के सापेक्ष। अब देखिए विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं या इसको बोलते हैं वैद्युत रेखाएं।
तो वैद्युत रेखाएं हैं मतलब जो आवेश से काल्पनिक रेखाएं हम लोग वक्र मानते हैं, वही उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो इनकी कुछ गुणधर्म होता है, प्रॉपर्टीज होता है, तो ये होती है काल्पनिक, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। आप मतलब ये हुआ है कट नहीं करेंगी, अगर कट करेंगी तो एक ही जो बिंदु है यहाँ पे मान लीजिए P है, तो यहाँ पे एक इसका हम स्पर्श रेखा खींचेंगे जो दिशा बताएगा विद्युत क्षेत्र के, तो दो दिशाएं बता देगा यहाँ पे, जो कि संभव नहीं है। किसी भी सदिश राशि का एक ही जगह पे दो दिशा होना ये संभव नहीं है भौतिकी में हमारे, तो ये नहीं होगा, इसलिए नहीं हो सकता, कट नहीं कर सकती है। क्लोज लूप बंद पास नहीं बनाती है, क्योंकि जो वैद्युत रेखाएं हैं, वैद्युत काल्पनिक जो रेखाएं हैं, वो धनात्मक आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, निकलती हुई मानते हैं, और ऋणात्मक आवेश पे गिरती हुई नजर आती हैं। तो ये आवेश की पहचान यहाँ से होती है। और अगर कोई चालक है, ठीक है, तो चालक के सतह पे अगर गिरेंगी तो लंबवत और निकलेंगी तो लंबवत, ठीक है। ये क्यों होता है? ये है चालक की ऐसी प्रॉपर्टी, गुणधर्म है जो वैद्युतिकी में आता है, ठीक है। धनात्मक आवेश से आरंभ होती है और ऋणात्मक में समाप्त होती हैं। जहां विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो बिल्कुल विद्युत बल रेखाएं और रेखाएं अवेलेबल, यानी वहां पे मौजूद, यहाँ कोई भी उनका नहीं रहेगा वहां पे अवेलेबिलिटी। किसी क्षेत्रफल के लंबवत इकाई क्षेत्रफल से पास होने वाली बल रेखाएं उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रमाण प्रदर्शित करती हैं। सघन रेखा है मतलब नजदीक नजदीक, जैसे यहाँ पे देखिए नजदीक नजदीक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और जहां दूर दूर है वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, यही बताना चाह रहे हैं इसमें। और अगर किसी भी विद्युत बल रेखा पे, विद्युत रेखा पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, जैसे ये है, अगर ऐसे बना दे हम वैद्युत रेखाएं, अगर इस बिंदु पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचे इसी दिशा में, तो यहाँ का ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह दिशा को दर्शाता है, ठीक है। और कहीं पे भी खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा खींचेंगे, वहां का यह दिशा दर्शाएगा। और जहां पे सघन होगी यानी नजदीक नजदीक होगी, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्यादा होगा, दूर दूर मतलब कम होगा। तो यह दिखाया है इस उदाहरण में, यही बताया गया है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र जो होता है KQ/R² होता है। चूंकि यह सदिश राशि है, तो जिधर इसकी दिशा होगी, तो धनात्मक अगर कोई आवेश है, तो इससे जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये इससे दूर होगा आवेश से। और अगर ऋणात्मक आवेश है तो इसी बिंदु पे इसकी तरफ होगा, तो ये यहाँ पे दिशा का अंतर है। और अगर वेक्टर में बदलेंगे तो एक एकल सदिश मल्टीप्लाई करेंगे, और एकल सदिश होता है सदिश और उसका परिमाण। तो सदिश के रूप में अगर लिखें तो परिमाण एक और आने से ये क्यूबिक नजर आ रहा होगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो आर क्या है इसमें, तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे एक आवेश रखा है, यहाँ पे बिंदु कोई जहाँ पे निकालना है, तो ये तो कहीं भी हो सकता आवेश रखा हुआ किसी और एक बिंदु पे, दूसरे बिंदु पे, ये वाला बिंदु है जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो एक यहाँ पे आप देख लो, ये जो आर वेक्टर है वो कैसे निकालेंगे, बिंदु ए के सापेक्ष स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ये निकालना पड़ेगा हमें। अब देखिए सीधी बात है कि हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सदिश का प्रयोग कैसे करना है। तो अभी हम लोग के पास ये चूंकि रिवीजन है, तो इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं पूरे। सतत आवेश मतलब कंटिन्यूअस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, किसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले आवेशित, एक समान रूप से आवेशित है वलय के कारण अक्षीय बिंदु पे, एक्सियल पॉइंट्स पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है यहाँ पे। तो ये सूत्र होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। के जो यहाँ पे ये लिखा है ये 1/4πε0 है, ठीक है, ऐसे के लिखा है यहाँ पे फिलहाल। अब किसी भी, अब देखिए ये क्यू लैम्डा क्या है, तो इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, वितरण हुआ है एक इकाई लेंथ पे, 2πr लेंथ हो गया इसके ऊपर, और ये एक समान है, यानी ये नियत है, कांस्टेंट है, कह सकते हो।
तो आप इसको हटा सकते हो क्यू को, तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर लिख सकते हैं, बट एक फॉर्मेट में याद रखना है। और केंद्र पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, और एक अधिकतम निकालते हैं तो r/√2 डिस्टेंस पे, दूरी पर होगा यहाँ से, ये इसके केंद्र से इधर और इधर अक्षीय किसी भी बिंदु पे ये अधिकतम होगा इसी दूरी पे, और कितना होगा इसको रख देंगे। बाकी आप वलय का कोई भाग है, वही वलय जो बात कर रहे थे, इस पर रेखीय आवेश घनत्व, और ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट है, नियत मतलब एक फिक्स वैल्यू का है। किसी भी एक इकाई लंबाई पे जो आवेश निकालेंगे तो वो बराबर आएगा, वो लंबाई अगर समान है तो इसका जो सूत्र लिखा है यहाँ पे, ये 2k लैम्डा अपान r, इसका ये वक्रता त्रिज्या है, आप ये कह सकते हैं त्रिज्या है यहाँ पे, चूंकि ये वलय है तो इसकी त्रिज्या ही होगा यहाँ पे, और ये हिस्सा जो इतना यहाँ पे कोण बनाता है वही अल्फा है यहाँ पे, और k की वैल्यू जो है वही है 1/4πε0 है, आप रख सकते हो यहाँ पे। अगर मान लीजिए ये अर्ध वलय है, आधा हिस्सा है वलय का, पूरे का आधा हिस्सा है, तो आधा हिस्सा में अगर बात करें इस तरीके से, और ये लैम्डा दिया हुआ है अगर यहाँ पे, तो ये है इसका त्रिज्या r। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच, ये दोनों यहाँ पे देखा, अगर यहाँ से देखे तो पूरा कोण 180 डिग्री का, ठीक है, अंश का बन रहा है, तो यहाँ पे धनात्मक से दूर होगा, और ये अल्फा हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन, यहाँ रेडियन में रखना है। तो यहाँ पे अल्फा/2 करेंगे तो 90 डिग्री होगा, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा सिंपली 2k λ/r आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए 1/4 हिस्सा है वलय का, तो कोण 90 डिग्री बनेगा, 90 अंश बनेगा, ठीक है। तो ये सूत्र हमें पता चल गया। विद्युत फ्लक्स किसी भी सतह से, किसी भी आकार का हो कोई सतह है, उससे कितनी विद्युत बल रेखाएं आर पार होती हैं, बिल्कुल मतलब भेदते हुए आर पार हो जाती हैं। अगर नहीं भेद पाती हैं किसी सतह को, पृष्ठ को, तो सीधा बात समझना विद्युत फ्लक्स का जो उत्तर होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये खुले पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा एक सूत्र लिखो, ठीक है। अगर कोई भी सतह है किसी भी प्रकार का हो, और ये है इसका एरिया वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश बोल सकते हैं इसको हम। इसके पृष्ठ के ये लंबवत होता है, बाहर की ओर होता है, अगर हम देखेंगे तो अपनी तरफ, मुंह की तरफ आएगा, ठीक है। और कोई विद्युत क्षेत्र इसमें लगा हुआ है, तो इस छोटे से जो क्षेत्र पल है, इस डीए की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डीए, या डीए कोई आप यहाँ पे डीएस लिख रहे हो, आप डीएस लिख दीजिए, वेक्टर में है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, और पूरे सतह पे क्या कर देंगे हम, इसको क्या कर देंगे, समाकलन इसका कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरा फ्लक्स पूरे सतह से निकल जाएगा, जो भी सतह जिस प्रकार का हो। क्लोज्ड है, अगर बंद पृष्ठ है तो भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बंद होगा तब भी इसके लिए हम लगा सकते हैं, बस सिंबल इसमें बदल देंगे, क्लोज सरफेस के लिए लिख देंगे तो अलग तरीके से लिखेंगे। ये देखिए, ये क्लोज सरफेस के लिए सिंबल लगा है, सर्कल लगा दिया है, ठीक है। और इधर गॉस का नियम लिखा है, वो अलग चीज है, गॉस का नियम आगे भी आता है। और मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान है हर जगह पे, दिशा और परिमाण हर जगह कोई भी कहीं नहीं चेंज हो रहा है, तो जो विद्युत रेखाएं उनके मध्य की जो दूरी है एक समान होती है, और दिशा भी एक समान हो जाएगा, तो एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसा बोलते हैं। या कहिए किसी पृष्ठ पे एक समान है, तो उस पृष्ठ के लिए सूत्र लगा देंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई एस कॉस थीटा, या ई ए कॉस थीटा लिख दो अगर क्षेत्रफल की वैल्यू ए लिखते हो, और थीटा क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्षेत्रफल सदिश के मध्य का बीच का एंगल होता है। और ये हमेशा जो क्षेत्रफल सदिश है हमेशा क्या होगा, किसी भी सतह के लंबवत और बाहर की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल बोलते हैं इसको। जिस सतह को आप देखोगे, जैसे हम इसको देख रहे हैं, तो मेरी तरफ आएगा बाहर की ओर, लंबवत जो खींचेंगे
लंब खींचेंगे। तो ये इसकी दिशा होती है। गॉस का जो प्रमेय होता है वो ये कहता है किसी भी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ पे ही लगेगा, संबद्ध कुल फ्लक्स बंद पृष्ठ यानी उसी को गॉसियन सतह भी बोलते हैं, द्वारा परिबद्ध आवेश, मतलब कि अगर नेट अगर फ्लक्स के बात करेंगे तो कोई भी क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश जो छोटा सा लिए हैं, बंद सतह के लिए सर्किल मान रखा, और ये है कुल जितना भी क्लोज्ड, ठीक है, बंद पृष्ठ के किसी भी आकार का हो, ठीक है, और किसी भी शेप का हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई मतलब बंद पृष्ठ होना चाहिए, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। और उसके अंदर जितना भी कुल आवेश, नेट कुल आवेश मतलब धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, सब जोड़ देंगे सारा, तो जो कुल आवेश होगा अंदर में अपान एप्सिलॉन नॉट ये होता है। तो एक डिजाइन क्वेश्चन का ये बनता है, और एक ये बनता है, और एक फर्स्ट एंड लास्ट बनता है, इसमें 3 प्रकार का बनता है। अब देखिए ये जो आवेश होता है ये बंद पृष्ठ किसी भी आकार का हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, इसके अंदर जो भी आवेश होगा प्लस माइनस आप कोई भी ले लो, ठीक है, कुछ बाहर होगा, कुछ बाहर होगा, ये ले लिया, बंद पृष्ठ है किसी का। अब बात ये करते हैं जिससे ये डीए जो है, मान लो आप यहाँ पे ले लो बाहर की ओर क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं होगा, तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये सभी आवेशों के कारण होता है, ये नोटिस करने वाली चीज है। मतलब कि जो पृष्ठ बंद पृष्ठ के अंदर में आवेश है और जो आवेश बाहर में है बंद पृष्ठ के, इन सभी के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, आती है, इनके सभी की वजह से। लेकिन जो ये इन लिखे हो एनक्लोज लिखते हैं, जो ये इसके जो अंदर निहित आवेश है इन्हीं का कुल आवेशों का सम है बस। यानी यहाँ पे इनसाइड वाला लेंगे और साइड वाले का कोई भी, इसमें पूरे पृष्ठ बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे निकालेंगे उसमें कोई इसका रोल नहीं होता है। तो ये है गॉस का नियम भाई, इन्हीं का हमारे पास सारे एप्लीकेशंस होते हैं। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए एक क्यूब आवेश है, एक छोटे बंद डिब्बे में रखा है और यह बेलनाकार डिब्बा बंद है, या कोई गोलीय पृष्ठ है बंद है, गोला है कोई, अंदर में क्यूब आवेश है, गोले का जो त्रिज्या है r है, चाहे 4r है चाहे 3r है, आवेश कितना बंद है q, तो कुल जो फ्लक्स होगा q अपन एप्सिलॉन नॉट होगा बंद पृष्ठ से। बंद होना चाहिए तभी गॉस का नियम लगेगा, गॉस का प्रमेय लगेगा। अगर बंद नहीं है तो आप बंद करोगे तभी लगा पाओगे, पहली बात, सीधी बात है। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स केवल पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पर निर्भर करता है। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर, मतलब कहाँ रखते हो, निर्भर नहीं करेगा। जैसे ये बंद रूम है तो बंद रूम में आवेश कहाँ रखे हो इस बात पर निर्भर नहीं निर्भर करता है, बस रखे हो, बस ये इस पर निर्भर करेगा अंदर है या बाहर है। किसी बंद पृष्ठ में आने वाले निवेशी फ्लक्स को ऋणात्मक और बाहर जाने वाले को निर्गत करने वाले फ्लक्स को हम धनात्मक लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये होता है जो क्षेत्रफल सदिश था, एरिया वेक्टर था, डीए वेक्टर या डीएस वेक्टर आप कह रहे थे। आप देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के मध्य अगर ये कॉस थीटा फॉर्मूला है, अगर थीटा अगर 90 डिग्री से ऊपर आएगा तो कॉस थीटा ऋणात्मक हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। आइए तभी होगा जब अंदर घुसेगा तभी ये ऋणात्मक आएगा, ठीक है। और अगर बाहर जाएगा तो 90 डिग्री से कम एंगल बनेगा और उसमें कॉस थीटा होता है धनात्मक, इसीलिए ये जो फ्लक्स है वो धनात्मक आ रहा है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है जैसे हमने लिखा है। अब क्या है ना कि ये उसी के आधार पर लिखा है जो लिखा भी है। तो मान लीजिए जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये क्षेत्रफल सदिश है इधर, अब मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है कि तीव्रता का दिशा ऐसे है तो 90 कम बन रहा है। अब जैसे मान लो ये 90 डिग्री बनेगा तो विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा।
तो 90 से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आप ऐसे ही बनाओगे तभी तो 90 बनेगा। इसके मध्य का जो दो सदिश है उनके मध्य का कोण, तो ये हमेशा इस पृष्ठ में घुसता हुआ नजर आएगा, इसीलिए बोल रहा है कि निगेटिव होगा और बाहर निकलने वाले को धनात्मक लेते हैं। अगर किसी गॉसियन पृष्ठ मतलब बंद है भाई पृष्ठ का, अगर नेट फ्लक्स 0 है, अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक बिंदु पर ई 0 है, मतलब कि अगर नेट अंदर में आवेश अगर नहीं है, 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 0 होना गारंटी नहीं है, वो भी सकता नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ई 0 है तो इसका अर्थ निकल जाएगा कि कुल जो फ्लक्स होगा बंद पृष्ठ से ये पक्का 0 होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में अगर लेते हैं तो मान लीजिए कि अगर ये गोला है, इसके अंदर एक द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक वैद्युत द्विध्रुव, एक धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश कुछ दूरी पर अंदर में रखे हैं, तो ये द्विध्रुव है। तो इसमें देखिए कुल आवेश बंद पृष्ठ में गोलीय पृष्ठ में 0 है, तो कुल फ्लक्स भी इसमें 0 होगा, कुल फ्लक्स नेट 0 होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं है, क्योंकि द्विध्रुव के कारण जो आएगा तीव्रता वो आएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो आएगा वो आएगा। ठीक है, यही यहाँ पे बिंदु में बताया गया। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, देखिए एक लाइन में भाषा में बोल रहे हैं, अगर कोई भी गोलीय आवेश हो या कोई भी गोला हो, एक समान रूप से चार्ज आवेश वितरित है, चाहे उसके आयतन में या उसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से, तो बाहर के किसी भी बिंदु के लिए ये गोलीय कोश या कोई गोला होगा ठोस, ठीक है, मेटलिक हो, ठीक है, धातु क्या हो, ठीक है, चालक हो या कुचालक हो, इंसुलेटर हो, उससे मतलब नहीं है, ये एक बिंदु आवेश के तरह काम करने लगेगा। इसका सारा आवेश हम इसके केंद्र पे रखते हुए और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा KQ/R², सीधा सीधा आउट के लिए 1/R² है, यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बाहर के बिंदु के लिए, और दूरी हमेशा केंद्र से नापी जा रही है। एक आ गया। दूसरा पे बात करें, अगर किसी भी गोलीय कोश है, अगर एक समान रूप से आवेश का वितरण किया गया इसके पृष्ठ के ऊपर, तो अंदर में हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक 0 है और बाहर में ये जो रूल है इसको फॉलो कर रहा है 1/R² को। ठीक है, अंदर में ये इनसाइड में कहानी है और ये आउटसाइड का कहानी है बाहर के क्षेत्र के लिए। शेल के अंदर में सतह पे 0 होगा और बाहरी सतह पे अधिकतम होगा, ये दिखा रहा है इक्वल टू, यहाँ पे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब कि एक जैसा नहीं है, अंदर में अलग है, बाहर में सतह पे अलग है, इसीलिए यहाँ पे ब्रेक दिख रहा है यहाँ पे। अब आते हैं आगे। ठोस गोला कह दिया आपने, एक समान रूप से अगर आवेशित है तो ठोस गोला ये कुचालक होगा, नहीं भी आप कहोगे कुचालक मानेंगे, और इसमें जो आवेश भरा है इसके पूरे आयतन में भरा है। आप देखिए तो यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व, मतलब कि आवेश घनत्व इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कुल आवेश का समान रूप से वितरण किया गया है इसके आयतन 4/3 πr³ में, और ये नियत है, कांस्टेंट है। इसके रूप में अगर लिखते हो तो अंदर में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है ρr/3ε0 आती है, ये कांस्टेंट है, चूंकि ये अंदर के हर एक बिंदु पे स्मॉल r के समानुपाती होता है, एक समान रूप से चलेगा। और इसको अगर रो को हम ये रख देंगे तो आपको ये सूत्र नजर आएगा अंदर में। तो अंदर के लिए लिख रहे हैं तो ये आएगा KQ/R³ इंटू स्मॉल r। तो ये मूल बिंदु से पास होने वाली सरल रेखा का इसका ये ग्राफ बनेगा। और बाहर के लिए हमने पहले ही कह दिया था कि बिंदु आवेश बन जाता है, तो ये बाहर वाला मामला तो पहले ही जैसा पहले ही बोल दिया लाइन में। अब देखिए यहाँ पे अंदर में जो बता रहे थे वो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है,
और वो जो हमने लिखा है रो के टर्म में वो यहाँ नहीं लिखा हुआ था, हमने ऐसे लिख दिया है। अगर ये रो अगर नियत नहीं है, वेरिएबल है, मतलब कि आपके रेडियल डायरेक्शन में, त्रिज्यीय डायरेक्शन में, तो आपका ये इंटीग्रेशन से बनेगा जो नीट में लेवल पे नहीं आएगा। ये अंदर में इस तरीके से चलता है और बाहर में इस तरीके से चलता है। यहाँ पे सरफेस पे अंदर हो चाहे बाहर हो, एक ही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये ग्राफ इसका बना हुआ है। अगर ऋणात्मक आवेश है तो ये ग्राफ सदिश के रूप में अगर बनाएंगे, यहाँ पे ई सदिश लिखेंगे तो नीचे बनेगा, जस्ट ऐसे ही बनेगा। ये बिल्कुल ऐसे समझ लेना आप, ये इस तरीके से बनेगा और ऐसे बनेगा, इसी का नीचे इमेज बना दिया जैसे। अनंत लंबाई है और एक समान रूप से आवेशित है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, देखो यहाँ समरूप तरीके से वितरित आवेश है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका सूत्र ये लिखा हुआ है λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है स्मॉल r के, लैम्डा r2 के लैम्डा बाई स्मॉल r भी लिख सकते हो। और समान रूप से आवेशित अनंत आकार की चालक पट्टिका, इसमें एक समान रूप से पृष्ठ पे आवेश का वितरण किया गया, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पे बोलते हैं सिग्मा। तो अगर कंडक्टिंग है तो कंडक्टिंग के लिए एक्चुअल में दोनों तरफ आ जाता है आवेश, इस कारण से इसका सूत्र में, मतलब आप कह सकते हैं दो, ये नॉन कंडक्टिंग जो आपने लिखा है, ठीक है, वो चालक जो पट्टिका है उसके कारण से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इसी का डबल होता है ये। मतलब आप कह सकते हैं दो पट्टिका एक तरह से सिग्मा सिग्मा की आ गई है, तो इनका डबल हो जाएगा। और धनात्मक है तो इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होगी, और ऋणात्मक होता तो इसकी तरफ होती है। ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इसके निकट, बहुत ही निकट दूरी के लिए ही सूत्र ये वैलिड होता है। चलिए सूत्र वाला बात है। अब आते हैं हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर सकते हैं। और ये y में दो बिंदु आवेश के मध्य 100 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, तो आप लिख दो 100 न्यूटन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दो बिंदु आवेश है उनका परिमाण का ये हमने गुणनफल कर दिए। आप दूरी थी पहले, अब कह रहा है कि यदि मध्य की दूरी 50% बढ़ जाती है, तो 50% का मतलब होता है r का आधा और बढ़ गया, तो कितना हो गया भाई, नया बल यही पूछा गया है। ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, r प्लस r/2, नया जो r है r प्लस 50% मतलब आधा जोड़ दो तो 3r/2 आ गया। तो यहाँ 3r/2 का वर्ग करेंगे तो ऊपर जाएगा तो 4/9 आ गया। अब बाकी जो देखो ध्यान से, ये जो घेरा है, ये जो घेरा है, और r स्क्वायर को घेरेंगे, तो ये 100 न्यूटन है, वो दिया हुआ ऊपर 100 लिख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 400/9 न्यूटन। तो आप देख सकते हो 44.44 वाला ही आंसर ये दिखाई दे रहा है उत्तर। अब आते हैं अगले वाले कहानी पे। अब देखिए 2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे को 12 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक को, अब देखिए, +2 माइक्रोकूलम, ठीक है, और +6 माइक्रोकूलम, आप ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। मध्य की दूरी आप जो रखना है रख लो। इसमें बल कितना लग रहा है, तो बल होता है, देखिए दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेश जो है बिंदु आवेश से। तो आप पहले कह रहे हो कि 12 न्यूटन लग रहा है, ये इसी का है वैल्यू 12 न्यूटन। अब देखो दूरी का बदलने का बात कहीं नहीं किया गया है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मान लीजिए कोई कांस्टेंट है और दोनों की जो आवेश है इनका जो गुणनफल है वो 2 गुणे 6 है, यानी 12 है, ठीक है, आप ऐसे रखे रहो। नया निकालना जो है उसमें क्या कहा गया है, अगर दोनों को -4 दे देंगे तो इसको -4 दे दोगे तो +2 और -4 ये बन जाएगा -2 माइक्रोकूलम, और ये इसको दोगे तो ये बन जाएगा 6
और -4 यानी कि 2 माइक्रोकूलम। तो ये देखिए जो आवेश, अब देखिए एक माइनस एक प्लस हो गया, तो ये आकर्षण बल लग गया इसमें, पक्की बात है। तो आकर्षण के हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो सीधा पता चल रहा है। और प्रोडक्ट पे ये देखिए सी बदल नहीं रहा है, प्रोडक्ट में कितना हो गया, दोनों 2 × 2 हो गया 4। अब इसको आप कैसे भी डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड कर दो, दिए नियतांक जो था वो कट जाएगा। तो 12/f डैश बराबर ये 6 2 12 और 2 2 4, 4 तिहाई 12, तो एफ डैश बराबर कितना आ गया, 4 न्यूटन आ गया। ये 12 3 से कट रहा है, आकर्षण लगेगा, ये पता चल रहा है भाई। अब आप इसमें कहिए दो समान धातु के गोले क्रमशः +q और -2q के आवेश रखते हैं, तो आप ये कह दो कि ये +q है और ये कह दो -2q है। जब गोलों की दूरी r पे रखा जाता है दोनों को, ठीक है, उनके बीच का बल कारक F है। F है तो 1/4πε0 और दोनों आवेश का जो ये परिमाण का गुणनफल अपन r²। अगर ये कह रहा है कि दोनों गोले को संपर्क कराकर पुनः उसी स्थिति में वापस रख दें, उसी के बीच की दूरी नहीं बदलें। अब क्या है कि जब दोनों गोले को आप टच करोगे ना, तो आवेश के संरक्षण नियम, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज जो आवेश था इन दोनों को मिलाकर q - 2q, ये वही रहेगा, ये रहेगा -q। अब क्या, जब इनको संपर्क में लाओगे तो क्या होगा, कुल आवेश का ये बराबर बराबर बांट लेंगे, क्योंकि एक समान है ये दोनों गोला। अगर नहीं होगा एक समान त्रिज्या का तो अलग अलग होगा मामला। तो इसमें इसी का आधा आधा हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएंगे -q/2 और -q/2। r दूरी पे कोई प्रभाव नहीं है डाला गया है, तो कर उनके बीच का प्रतिकर्षण बल होगा ही, प्रतिकर्षण कितना होगा। तो देखिए इसमें यहाँ पे जो परिमाण है 2q² है। अब नया क्या हो गया है, 1/4πε0 पे कोई प्रभाव नहीं है। अब देखिए q/2 × q/2 और r² में कोई प्रभाव नहीं है। तो ये बताइए यहाँ से कितना फैक्टर पे बदलाव नजर आ रहा है। आप ध्यान से देखो, दोनों डिवाइड करो दोनों समीकरण को, तो आप ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे जरा ध्यान से, तो देखो 2q² यहाँ पे है, 2q², वो आ जाएगा पुराना वाला बल। अब आ गया कितना, नीचे 1 2 3 3 8 है, मतलब 3 2 है यानी 8 हो गया, F/8। सीधा पता चल रहा है, ये आंसर यही है। तर आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में क्या है, एक आवेश 32 माइक्रोकूलम मूल बिंदु पे रखा जाता है। रखो भाई या मूल बिंदु पे, अब मूल बिंदु पे रखा है एक आवेश, ठीक है, यहाँ पे रख दिया है, ये q1 वाला है, वैल्यू पुट कर लेंगे, तथा 125/9 माइक्रोकूलम विपरीत प्रकृति वाला दूसरा आवेश 3 4 पे रखा है। यहाँ 3 4 ले लो भाई, स्थित है तो दूसरे आवेश पे कार्यरत बल, ठीक है। तो इस पर मान लीजिए जो भी बल लगेगा परिमाण बात विपरीत प्रकृति के दूसरा आवेश है, तो अगर मान ली इसको धन मानते हो तो इसको ऋण मान लो भाई दूसरा वाले को। तो ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा, इधर आकर्षण फोर्स लगाएगा। और बल को हमें लिखना है ये सदिश के रूप में, ये मेन इसमें चैलेंज है। तो हम क्या करते हैं, देखिए बल का परिमाण निकाल लेंगे और दिशा ये एकल सदिश से लगा लेंगे। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, जो हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए k q1 q2 यानी 9 × 10⁹ दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, परिमाण का दोनों का हम गुणनफल निकालेंगे तो q1 है 32 माइक्रोकूलम है, यह है 125/9, ठीक है, माइक्रोकूलम ये भी है 10⁻⁻6 जा रहा है, ठीक है। अपान ये यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इनके मध्य की दूरी देखें तो 3 4 5 का कॉम्बिनेशन 5 मीटर बन रहा है, तो इनके मध्य की दूरी 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो 5 का वर्ग,
के Q1 Q2 बाई आर इसका 5 का वर्ग 25 हो गया। दूसरा ये तो परिमाण निकाले अभी, अब क्या करेंगे हम दिशा भी दिखाएंगे। दिशा तो एकल सदिश से आएगा। तो देखिए ये इसकी दिशा है इसकी तरफ, ये सदिश चाहिए हमको हर हालत में। तो अब क्या है कि इसका मूल बिंदु से ही लिए हो, स्थिति जो सदिश है वो 3i कैप प्लस 4j कैप होगा, लेकिन उसकी उल्टी दिशा है इसलिए यहाँ पे उल्टा लगाएंगे, -3i कैप माइनस 4j कैप, और इसका परिमाण लेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा, यानी नीचे r की पावर 3 था, हम देखे थे सूत्र में। अब यहाँ से कटपीट कर लो भाई, और कटपीट करके आराम से आप उत्तर निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कैसे, देखिए पहले तो हम सदिशीय रूप में हम पहचान कर लें, तो -3i कैप माइनस 4j कैप जहाँ है वही उत्तर संभव है। तो हमें क्या है, हमें दिख गया यही एक उत्तर, तो हम कटपीट भी नहीं करेंगे बल्कि आ जाएगा, कटपीट करके आराम से आंसर आएगा। क्योंकि देखिए 125 कट गया यहाँ से, ठीक है, 9 से 9 कट गया तो सीधे दिख रहा है, और ये है -6 -12, तो साफ दिख रहा है, उत्तर नजर आ गया है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। एक बिंदु आवेश Q1 एक अन्य बिंदु आवेश पर F बल आरोपित करता है यदि एक अन्य समान आवेश Q3 को Q2 के समीप रखा जाए तो Q1 के कारण Q2 पे बल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं इसको। सीधी सी बात है भाई, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है, तो उस पे तीसरा इन दोनों के बीच में कहाँ इंटरफेरेंस करेगा। अगर कूलम का नियम लगाएंगे तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। हाँ, अगर किसी एक पे पूरा कुल बल पूछेगा तो Q2 भी लगाएगा Q3 भी लगाएगा, उस पर असर होता है, इस पर असर नहीं होता है। ध्यान से देखना, 2 माइक्रो कूलम का आवेश है बिंदु P पे, इतना जे कैप है, न्यूटन का वैद्युत बल अनुभव करता है। तो इसमें देखिए सूत्र होता है हमारे पास वैद्युत बल का Q इंटू E, ये विद्युत बल की तीव्रता है। अब देखिए विद्युत बल क्षेत्र की परिमाण दिशा ज्ञात करिए। देखिए सीधी सीधी बात है, अगर हम ये धनात्मक आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, अगर धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा बल के ही दिशा में होगा, यानी जे कैप में होगा। ओके, जे कैप में हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए, परिमाण निकालना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बल, विद्युत बल अपान आवेश को से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे ताकि भाग न पाए। तो ये 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 अपान आवेश है 2 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे देखिए ये 2.5 हो गया है, और 2.5 इंटू 6 माइनस 2 4, ये आएगा न्यूटन पर कूलम। तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और ये आएगा आपका धनात्मक जे में, पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की तरफ होगी जिधर बल लग रहा होगा इसमें। तो ये हमारा जो कहानी थी इसी की कहानी है, और आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। तो 2 कूलम तथा -50 कूलम का मान के 2 आवेशों को एक दूसरे से 80 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है। तो छोटे आवेश से उस बिंदु की दूरी बताइए जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। देखिए आराम से इसमें अगर बात करें, अगर ध्यान से, तो देखिए यहाँ पे क्या चक्कर है, 2 बिंदु आवेश है, एक 2 कूलम है, ये प्लस है, और ये है -50 कूलम, दूरी है 80 सेंटीमीटर। बेसिक ये बिल्कुल लगाना है, उस बिंदु की दूरी निकालिए, छोटे आवेश से कितना दूर। सीधी बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण होता है KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक, जिस आवेश का परिमाण ज्यादा है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, उससे अगर दूरी कम है तो और अधिक होगी। तो जो उदासीन बिंदु बोलते हैं इसको, न्यूट्रल पॉइंट, जहां तीव्रता 0 है नेट, ठीक है, कुल,
तो वो हमेशा कम परिमाण का जो आवेश होगा ना, उसी के अगल बगल नजदीक होगा, हमेशा याद रखना। तो 50 के अगल बगल नहीं संभव है, इसी के अगल या बगल संभव है। अब अगल बगल में किधर, इसके लेफ्ट, बाएं या दाहिने। तो अगर दाहिने जाओगे तो हमें दिशा भी देखना है, परिमाण भी समान और दिशा भी विपरीत, तभी तो कैंसिल होगा भाई, जीरो होगा। तो अगर इसमें आ जाते हैं धनात्मक के वजह से दूर और ऋणात्मक की तरफ, तो इधर संभव नहीं है, 100% इधर ही है। मान लिए दूरी x है, ये धनात्मक के कारण अगर इधर है E1, तो माइनस के ऋणात्मक के कारण E2 इसकी तरफ है। तो अगर और E1 और E2 का परिमाण बराबर हो गया तो इस पे बिंदु पे जो P बोले हो यहाँ, दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो नेट आएगा वो शून्य होगा। E1 क्या है, K Q अपान दूरी का वर्ग, इसका K Q साइन लगा के नहीं लिखा जाता, साइन चिन्ह का प्रयोग हम दिशा में कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से। ये यहाँ से दूरी कितना है भैया, 80 प्लस x का वर्ग, K से K कटा 2, 25, 50 को काटा 25, इधर उसको करो 80 धन x बटे x का होल स्क्वायर बराबर 25, तो होल स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल 5 हो जाएगा। 80 प्लस x बराबर 5x, यहाँ आगे ऊपर कर देते हैं, 1x उधर करेंगे तो 4x, 4x बराबर 80, तो x बराबर 20 चौके 80, ये आएगा 20 सेंटीमीटर की दूरी है और बाएं तरफ होगा। अगर ऐसा बाएं दाएं का कहानी होता 20 सेंटीमीटर का, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा इस पर भी। आते हैं आगे, देखते हैं आगे भाई क्या है अगला प्रश्न। दो आवेशों के चित्रानुसार रखा गया है, तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए ताकि यह विरामावस्था में रहे। देखिए सीधा कहिए विरामावस्था न कह के आप ऐसे भी कर सकते हो, साम्यावस्था में है, विरामावस्था में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि दोनों बल यहाँ पे रखते ही वैसे ही रह जाता है, तो नेट जो बल है वो शून्य होना चाहिए, यानी नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ शून्य होगी वही होगी। तो इसी प्रश्न से मिलता जुलता है। अभी क्या बताया कि ये संभव उदासीन बिंदु जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल शून्य होगी, वो हमेशा कम आवेश के नजदीक होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसा दिखाया 9 इलेक्ट्रॉन के चार्ज और ये 16 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए इसके इधर जाओगे तो दोनों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दिशा में आएगी, शून्य नहीं होगा, यहाँ कहीं बीच में होगा, इसके नजदीक। ये x दूरी मान लो, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो। कैसे, मतलब K 9e KQ अपान दूरी का वर्ग x स्क्वायर, K 16e अपान दूरी 70 माइनस x, दूरी होगी 70 माइनस x, यहाँ से ये 70 माइनस x, यहाँ से यहाँ की दूरी का वर्ग, K कटा E कटा E कटा K। अब देखिए 70 माइनस x का अपान x का वर्ग, 70 माइनस x अपान x का वर्ग और 16/9 का बात करेंगे बराबर है। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल ले लेंगे, तो 16 का 4 और 9 का 3, क्रॉस मारो इधर, तो 70 इंटू 3 210 माइनस 3x बराबर 4x, इसको इधर ले जाओ तो 7x बराबर 210, तो x बराबर 30 सेंटीमीटर आएगा जहां से दिखाए हैं। अब देखिए 9e से 30 सेंटीमीटर है दाहिने साइड में, ठीक है, और 16 से इधर है 30 घटा दो तो 40 है। तो भाई ये दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही नजर आ रहा है, तो बिल्कुल आंसर यही करेक्ट है। ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना होता है हम लोगों को। अब बात करिए आगे की ओर, प्रस्थान करिए आगे की ओर। अगला प्रश्न है ये, आवेश 2q और -q, बिंदु जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, हमने क्या बताया, हमेशा कम परिमाण के आवेश के ही नजदीक होगा। बाएं या दाएं, तो देखिए अगर
विपरीत आवेश है ना प्रकृति का, इसका माइनस की वजह से इधर और धनात्मक की वजह से इधर, इधर नहीं होगा, इधर होगा इस बिंदु पे, मान लो ये P ले लो। अब देखिए हमें पता चल गया, चूंकि यहाँ पे कोई पूछा नहीं है, दूरी नहीं निकाल रहे, बाकी प्रश्न में निकाल रहे थे, ऑप्शन पे भी देखा जाता है नजर, तो करेक्ट कहाँ होगा, तो देखो माइनस क्यू टू क्यू के बीच कहीं पर संभव ही नहीं है, असंभव, माइनस क्यू के बाईं तरफ कहीं पे, ये तो सही है फिलहाल, टू क्यू के दाहिने तरफ संभव ही नहीं है, सम द्विभाजक रेखा पर कहीं पे संभव ही नहीं है, ठीक है, नहीं संभव है। अब यहाँ पे दो बिंदु आवेश ए और बी जिनके परिमाण समान है, एक दूसरे से कुछ दूरी पे है, ए मूल बिंदु है, मान लो भाई x दूरी पर स्थित बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का ग्राफ दिखाया दर्शाया गया है, यदि रेखा ए बी के अनुदिश है तो ग्राफ कौन सा निश्चित कर रहा है। देखिए ये दो बिंदु आवेश जिनका परिमाण समान है, तो परिमाण समान है। अब देखिए इसमें क्या है, इधर की दिशा को धनात्मक मानते हुए ग्राफ को हम यहाँ पे निष्कर्ष निकालेंगे ग्राफ से, मतलब धनात्मक x में दो विद्युत क्षेत्र तीव्रता आएगी कुल, उसको धनात्मक मानेंगे, उल्टा आएगा तो ऋणात्मक मानेंगे। देखो परिमाण तो समान है, मान लो दोनों क्यू क्यू है, ध्यान से देखो अगर दोनों बिंदु आवेश अगर एक समान प्रवृत्ति का रहता तो इनके मध्य की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य होती, ये ग्राफ यहाँ से क्रॉस कर रहा होता, नीचे जाता, क्योंकि अगर दो आवेश बिंदु आवेश एक समान प्रवृत्ति के अगर होते, माइनस माइनस या प्लस प्लस, इनके एग्जैक्ट मध्य बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इसका इधर इलाका इधर नेट आता है, इधर इसका इलाका नेट उधर आएगा, निगेटिव आता है और ये धनात्मक आता है, दो दिशा का ग्राफ बनता पक्का, यानी दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के, ये तय हो चुका है, ठीक है। अगर एक धनात्मक है तो दूसरा पक्का ऋणात्मक है, तो मध्य बिंदु पे इन दोनों की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक समान होगा और धनात्मक होगा, अब धनात्मक बना है और शून्य नहीं है। अब देखिए एकदम इसके क्लोज चले जाएंगे यानी जीरो दूरी पे तो अनंत हो जाएगा, और इसके इधर चले जाएंगे तो अनंत हो जाएगा, लेकिन इसका अनंत होगा तो इसकी दिशा अवे यानी धनात्मक होगी, और इसके क्लोज जाओगे तो यहाँ पे देखिए धनात्मक से दूर होता है और ऋणात्मक की तरफ, तो यहाँ भी धनात्मक है अनंत में, यानी कि दोनों, एक आवेश धनात्मक है और दूसरा आवेश भी ऋणात्मक है। अब कैसे पता चला, कहीं ऐसा तो नहीं कि ए ऋणात्मक है, तो नहीं, अगर ये ऋणात्मक हो गया होता तो दिशा उल्टा हो जाता, ऋणात्मक आता, ये विद्युत क्षेत्र का जो ग्राफ बना है नीचे बन रहा होता, ये संभव नहीं, यानी यही संभव है। क्लियर है, बिल्कुल बताते रहना। दो आवेश है, विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं दिखाई गई है, विद्युत रेखाएं बोलते हैं इसको, ऐसे तो वैद्युत रेखाएं बोलते हैं, सही मतलब भाषा यही होता है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनसे ज्यादा रेखाएं निकलती हैं या गिरती हैं, संख्या गिन लेंगे, उनका परिमाण हमेशा ज्यादा होता है। देखो निकलने वाली धनात्मक आवेश होता है और जिस पर गिरेगा वो ऋणात्मक होता है, ये पता चल गया। इसकी संख्या गिनो, 3 3 6 4 10 11 लाइन है और इस पर गिरने वाले 4 ही है, तो ये परिमाण Q का बड़ा वाला Q से ज्यादा है, पहली बात। और हमने यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक डिसाइड कर लिया है, तो स्मॉल Q तो ज्यादा है। किन किन ऑप्शन में स्मॉल Q ज्यादा है, इन दोनों ऑप्शन में। स्मॉल Q क्या है, धनात्मक है, और कैपिटल Q, बस यही स्मॉल Q के बारे में बात करना था। कैपिटल Q तो ऋणात्मक है, ये पूछ नहीं रहा है, तो हमें ऑप्शन मिल गया है। आगे बढ़े, अब आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन में मिसिंग है, कुछ डाटा मिसिंग था, इसलिए हम उसमें बात नहीं है। फिगर मतलब सही से बना नहीं था, इसलिए डिस्कस नहीं करना था। लेकिन कभी ऐसा प्रश्न आया तो इसमें क्या है, अगर कोई धातु है, चालक है, तो उस पर विद्युत जो रेखाएं हैं लंबवत गिरती हैं
या लंबवत निकलती है, इसका बस हमें ध्यान देना। इस फिगर में कुछ गड़बड़ी है इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको, यह ध्यान रखना है। और गोले पे लंबवत होगा तो हमेशा त्रिज्या के अनुदिश ही होगा, ठीक है। वलय के टुकड़े के ऊपर वाले आधे भाग पे रेखीय आवेश है। अब देखिए, एक प्लस है एक माइनस है। देखो धनात्मक के वजह से अगर बात करें, धनात्मक के कारण जो आएगी ये ऐसे अवे होगी दूर, और ऋणात्मक के वजह से आएगा तो इधर की तरफ होगा ई। तो इनका अगर हम निकालेंगे सीधे सीधे रिजल्टेंट निकालेंगे, कुल नेट निकालेंगे, तो इनके बीचों बीच जाएगा और ये जाएगा किधर की तरफ, देखिए धनात्मक से दूर ऋणात्मक की तरफ। इनका हम रिजल्टेंट निकाल देंगे, परिणामी जो सदिश निकालेंगे इन दोनों का मध्य चीरते हुए सी के डायरेक्शन में आएगा, यानी ओ से सी की तरफ आएगा, ठीक है। अगर दोनों धनात्मक होता तो एकदम ऐसे ओबी के लाइन पे जाता, दोनों ऋणात्मक होता तो ओडी की तरफ जाता। तो ये इस तरीके से इसमें निकालना होता हमें। ये देखिए इस वलय के केंद्र पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और त्रिज्या दिया हुआ अर्धवृत्तीय वलय है और इतने कूलम का आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित है। तो अर्ध वलय बात करें, अर्धवृत्तीय वलय है, इसका सूत्र हमें पता है। अर्धवृत्तीय के लिए क्या था, तो ये सूत्र था 2k लैम्डा अपान त्रिज्या। k की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो ये रख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, और लैम्डा क्या है, आवेश जो दिया है पहले, और रेखीय आवेश घनत्व है। आवेश ये कितने पे आएगा, तो सेमी सर्कल अर्धवृत्ताकार है मामला। इसकी जो लंबाई होगी वो 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर होगा। तो यहाँ पे हम पाई रखते, ठीक है, यहाँ पे पाई रखते यानी 3.14, और त्रिज्या की वैल्यू आधा मीटर, लैम्डा निकाल दिया। और फिर एक त्रिज्या, देखिए एक और त्रिज्या पहले से थी 0.5 मीटर, इसको आप निकाल सकते हो। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर एक ही चीज होता है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन वाली बात है, तो इसको कैलकुलेशन भाई अपने से करना है। तो कितना आएगा आप कैलकुलेशन कर लेना, सूत्र यही होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 है पहला, तो ये कट गया इसमें। अब देखिए ये 0.5 अगर ऐसे लिखे तो 1/2 लिख सकते हैं इसको, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं। दोनों 1/2 जाएगा, ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये और ये और ये और ये, इनका हमें बात करना है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, जैसे मान ली इसको 1.5 मान लो, ये 3 मान लो, तो 2 आ जाएगा, 2 कट के, और ये 9 × 36, ऐसा लग रहा है कुछ इस टाइप का आंकड़ा आने वाला है। तो इसमें लग रहा है कि 32 ही आएगा। बाकी तो कहे हमने कि कैलकुलेशन पे आप कर लेना, तो आप कैलकुलेशन है